drugs acting on the central nervous system. And central nervous system, that means brain and spinal cord, right? Drugs acting on central nervous system मतलब brain and spinal cord. Okay. So यहाँ पे अगर आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको समझना है, उसके फार्माकोलॉजी को आपको समझना है, उनके मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन को आपको समझना है, सीएनएस स्टिमुलेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है, सीएनएस डिप्रेशन का जो मैकेनिज्म है, उसको आपको समझना है, तो आपको ये एक्शन पोटेंशियल को समझना जरूरी होगा. ओके, क्या समझना जरूरी होगा? एक्शन पोटेंशियल. अगर आपको एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है ये यदि समझ में आता है तो आपको सीएनएस स्टिमुलेशन, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ में आ जाएगा. एंड ईसीजी जो है, ईसीजी या कार्डियक अरिथमिया, उसमें भी आपको आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इसके वजह से. तो ये एक्शन पोटेंशियल है, ये एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज इट, या जिसको हम बोलते हैं इंपल्स या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये इंपल्स या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है. ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्सेस, जो कि किस लिए जरूरी है. तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए जरूरी है, सीएनएस स्टिमुलेशन, सीएनएस डिप्रेशन को समझने के लिए जरूरी है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? सो एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड राइज एंड सब्सिक्वेंट फॉल इन वोल्टेज और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन विद अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न. ओके, तो रैपिड राइज मतलब ये रैपिड राइज है, एंड सब्सिक्वेंट फॉल ये सब्सिक्वेंट फॉल है, ऑफ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल. ओके, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन. सेल्यूलर मेम्ब्रेन मतलब कौन सी सेल, विच सेल, कौन सी सेल्स ऐसी होती है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है या नर्व इंपल्स जनरेट करती है. तो जो सेल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है या इंपल्स जनरेट करती है तो वो सेल्स कौन सी है? तो उसमें एक न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स, राइट, न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट करते हैं. एंड दूसरी कौन सी सेल हो सकती है? तो कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स में हमने क्या देखा था? कार्डियक मसल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और मसल में नहीं है. कार्डियक मसल्स में एक प्रॉपर्टी है जो किसी और मसल में नहीं है. उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो दैट इज द ऑटोमेटिसिटी. कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? तो कार्डियक मसल्स के पास में ऑटोमेटिसिटी होती है. ओके, एंड ये जो ऑटोमेटिसिटी होती है ये कार्डियक मसल्स के अलावा और किसी दूसरे मसल्स में नहीं होती है. एंड व्हाट इज ऑटोमेटिसिटी? सो ऑटोमेटिसिटी दैट मींस एबिलिटी टू जनरेट इंपल्सेस, एबिलिटी टू जनरेट इंपल्स और एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. तो हम जानते हैं कि हार्ट में एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इंपल्स जनरेट होती है. एसए नोड, एवी नोड, इस तरह से ऑटोमेटिसिटी हार्ट में होता है. ओके, सो नाउ अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स बातों को समझना जरूरी होगा. तो बेसिक्स बातों को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सिंपल डायग्राम न्यूरॉन का. ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. ओके, सो दिस इज द न्यूरॉन, जैसे कि आप जानते हो. ओके, न्यूरॉन्स में दिस इज यहाँ पे सेल बॉडी है. ओके, बॉडी, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. देन व्हाट आर दिस? सो दिस आर द डेंड्राइट्स. ये क्या है? डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन. देन अब यहाँ पे मैं नोट्स ऑफ रैनवियर, एक्सोलेमा, प्लाज्मा कुछ नहीं निकालता हूँ. सिंपली आई विल राइट दिस इज द, सिंपली कंसिडर दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है. ओके, एंड दिस इज एक्सोनल टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स है एक्सॉन के. ओके, टर्मिनल्स सिंपली. ओके, हाँ. एंड ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट जहाँ पे नेक हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एक्सॉन जो है, एक्सॉन ये सेल बॉडी से कनेक्ट होता है, उसे बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक. दैट इज द एक्सॉन हिलॉक, HIOOC, एक्सॉन हिलॉक. सो ये जो पार्ट है दिस इज द एक्सॉन हिलॉक. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होता है? तो नॉर्मली जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे सोडियम आयंस जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. सोडियम आयंस क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर. मतलब ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बाहर में सोडियम आयंस रहेंगे. क्या रहेंगे? सोडियम आयंस विल बी देयर आउटसाइड द न्यूरॉन्स.
न्यूरॉन्स के बाद में बाहर में सोडियम आयंस है। वी नो सोडियम आयंस जो है, जो कि कटायंस होते हैं, एंड दीज आर दी एक्स्ट्रा सेलुलर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। ओके, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कटायंस। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कटायंस कौन से है? तो सोडियम। एंड हम ये जानते हैं कि इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर कटायंस कौन सा है मेजर? तो मेजर इंट्रासेलुलर कटायंस आर पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो मेजर इंट्रासेलुलर कटायंस होते हैं। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है? तो पोटेशियम मेजर इंट्रासेलुलर कटायंस है। ओके, इंट्रासेलुलर कटायंस। नाउ अभी क्या होता है जब कोई स्टिमुलस आता है या कोई इंपल्स आती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, इंपल्स प्रोपोगेट होती है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, या स्टिमुलस आता है, तो सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, ओके, तो ये जो डेंड्राइट्स है, तो डेंड्राइट्स पे स्टिमुलस आता है, या डेंड्राइट जो है वो सबसे पहले क्या करता है? इंपल्स को कैच करता है या फिर स्टिमुलेशन को कैच करता है और डेंड्राइट्स एक्टिवेट होता है। फिर डेंड्राइट्स एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक, तो एक्सॉन हिलॉक पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं, यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है एक्सॉन हिलॉक पे, ये सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर की ओर आता है। ओके, बट इससे पहले हमको ये समझना है कि अगर ये स्टिमुलस न हो, ये स्टिमुलस नहीं हो, तो इसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ओके, मतलब ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये जो आपका न्यूरॉन है, इस पे कोई भी मतलब स्टिमुलस नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है। न्यूरॉन इज नॉट एक्टिवेट, इट इज रेस्टिंग, ये रेस्ट कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है। तो जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, रेस्टिंग, ओके, रेस्ट कर रहा होता है, तब क्या कंडीशन रहती है? तो उस समय ये जो पोटेशियम है एंड सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका क्या स्टेटस रहता है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब होता है, मतलब जब मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, उस समय रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। मतलब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ओके, वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। अब ये -70 मिलीवोल्ट कैसे आता है? यह -70 मिलीवोल्ट आता कैसे है? तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए, एंड इसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज होते हैं, वो एमसीक्यूज का आप आंसर दे सको और आपका कुछ कंफ्यूजन न हो, इस हिसाब से मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इसको ये और भी काफी डीप में है, तो जब आप बुक से पढ़ोगे तो और डेप्थ में आप जाओगे। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आपको। तो ये -70 मिलीवोल्ट कैसे आता है? तो जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे इंट्रासेलुलरली सोडियम पोटेशियम आयंस है एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम आयंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्जेस है, मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब डिफरेंसेस इन चार्जेस। पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? तो पोटेंशियल डेवलप होता है डिफरेंसेस इन चार्जेस। ओके, डिफरेंसेस इन चार्जेस मतलब जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो डिफरेंसेस इन चार्जेस है, उसके वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। राइट, पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, अंदर और बाहर जो डिफरेंसेस है चार्जेस में, वो चार्जेस का डिफरेंसेस मतलब पोटेंशियल। तो फिर पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पोटेशियम है, तो समझ लीजिए कि इनसाइड, इनसाइड क्या है? पोटेशियम। तो इनसाइड माइनस आउटसाइड हम लोग करेंगे, इनसाइड माइनस आउटसाइड, आउटसाइड। तो यहाँ पे हमें जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं अभी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल मिलेगा। तो अब ऐसा समझ के लीजिए कि इनसाइड मतलब न्यूरॉन के अंदर में, न्यूरॉन के अंदर में ऐसा समझ लीजिए कि देयर आर 30 पोटेशियम आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कितने? 30 है। एंड न्यूरॉन के बाहर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बाहर साइड में, न्यूरॉन के बाहर में 100 आपके सोडियम आयंस है, 100 सोडियम आयंस। तो 30 माइनस 100 कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ओके, तो नॉर्मली
जब रेस्टिंग कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -30 मिली वोल्ट। -30 मिली वोल्ट क्यों होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे अंदर में 30 पोटेशियम है और बाहर में 100 सोडियम है, तो 30 - 100 आप करोगे तो -70 मिली वोल्ट आपको मिलेगा। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ओके, तो -70 मिली वोल्ट आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आएगा या कोई इंपल्स आएगी, तो डेंड्राइट उसे रिसीव करेंगे। डेंड्राइट रिसीव करते हैं जब भी स्टिमुलस को, तो यहाँ पे जो एक्सॉन हिलॉक होता है, एक्सॉन हिलॉक, ओके, इस एक्सॉन हिलॉक पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, वो सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके, और जैसे सोडियम अंदर आता है तो अंदर में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगते हैं, और ये जो डिफरेंस है 30 - 100, ये डिफरेंस कम होने लगता है। और ये डिफरेंस जब कम होने लगता है तो जो -70 मिली वोल्ट था वो -55 मिली वोल्ट पे जाता है। किस पे जाएगा, -55 मिली वोल्ट पे जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा है। सोडियम अंदर आ रहा है तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे +15 सोडियम अंदर आ गए, 15 सोडियम आयंस अंदर आ गए, तो टोटल 45 हो गया। 45 मतलब 45 - 100 तो -55 हो गया। ओके, अब ये जब -55 मिली वोल्ट हो जाता है, -55 मिली वोल्ट होता है, तब क्या होता है, तो तब रिमेनिंग जितने भी आपके ये है सोडियम चैनल्स, ओके, रिमेनिंग जितने भी सोडियम चैनल्स है अक्रॉस दी एक्सॉन, अक्रॉस दी एक्सॉन जितने भी सोडियम चैनल्स है सब ओपन हो जाते हैं। बट कब, अगर 55 मिली वोल्ट तक पहुंचता है एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक पे जब यदि पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट पहुंचता है तो ये आगे के सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। अगर ये -55 मिली वोल्ट तक नहीं पहुंच पाया तो आगे प्रोसेस नहीं होती है, वो वहीं पे डेड हो जाता है। इसीलिए -55 मिली वोल्ट मतलब इसका थ्रेशोल्ड है। क्या है, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड अचीव होने के बाद ही आगे में सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, और जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो बाहर का सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। और जब बाहर का सोडियम अंदर आता है तो फिर अंदर में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अंदर में इंक्रीज होते जाते हैं, एंड इंक्रीज होते 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 वो क्या होगा, -70 से -55 आया है, फिर -55 से क्या होगा, कम होते होते -55 मिली वोल्ट, -20 मिली वोल्ट, ओके, फिर -10 मिली वोल्ट, और एक समय ऐसा आएगा कि अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ओके, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, और जब इनसाइड और आउटसाइड दोनों इक्वल हो जाएगा तो वहां पे पोलराइजेशन रहेगा क्या, पोटेंशियल रहेगा क्या, तो नहीं रहेगा। पोटेंशियल कब होता है, पोलराइजेशन कब होता है, जब चार्जेस में डिफरेंस हो, जब चार्जेस में इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस में डिफरेंस हो तो पोलराइजेशन होगा, और अगर इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस नहीं हो, इक्वल हो जाए, तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, डिपोलराइजेशन। मतलब जब सोडियम अंदर आएगा तब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, तब पॉजिटिव चार्जेस जो इनसाइड है एंड आउटसाइड है वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो पोटेंशियल है मिली वोल्ट पोटेंशियल वो 0 हो जाएगा, और वो 0 होता है तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, डिपोलराइजेशन। मतलब जब 0 मिली वोल्ट पे आ जाएगा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा। ओके, अब डिपोलराइजेशन होने के बाद भी यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है, सोडियम चैनल्स ओपन ही रहते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं और सोडियम का अंदर आना शुरू रहता है, सोडियम अंदर आना बंद नहीं होता है। तो ये कब तक शुरू रहेगा, कब तक सोडियम चैनल्स ओपन रहेंगे, तो जब तक के आपका जो पोटेंशियल है वो +40 मिली वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता, +40 मिली वोल्ट। जब पोटेंशियल जो है वो +40 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी कि इनसाइड जो है वो 100 आयंस है और आउटसाइड जो है वो 60 आयंस हो गए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका +40 मिली वोल्ट, ये होगा +40 मिली वोल्ट, मतलब अंदर में पॉजिटिव ज्यादा बाहर में पॉजिटिव कम। ओके, तो 100 - 60 ऐसा करोगे तो 40 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो ये 40 मिली वोल्ट जब हो जाएगा पोटेंशियल, ओके, उस समय क्या होगा फिर, तो उस समय ये जो सोडियम चैनल्स है आपके, ओके, ये सोडियम चैनल्स ये यहाँ पे
ब्लॉक हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओके, सोडियम चैनल्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे। कब क्लोज होंगे? जब प्लस 40 मिलीवोल्ट यहाँ पे आपका पोटेंशियल हो जाएगा तब। ओके, अब प्लस 40 मिलीवोल्ट पे सोडियम चैनल तो क्लोज हो गए, लेकिन उसी समय जो आपके सोडियम चैनल्स है वो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ओके, कौन से चैनल्स ओपन होते हैं? पोटेशियम चैनल जितने भी होते हैं वो सभी पोटेशियम चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो जो इनसाइड में पोटेशियम था वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। पोटेशियम न्यूरॉन से बाहर जाना शुरू हो जाता है। पोटेशियम आउट। और जैसे पोटेशियम बाहर जाना शुरू होता है तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम होना शुरू हो जाते हैं, बाहर बढ़ना लगता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से जो आपका जो पोटेंशियल था जो 40 मिलीवोल्ट पे आया था वो कम होते जाता है। वो 30 मिलीवोल्ट, देन 20 मिलीवोल्ट, देन 10 मिलीवोल्ट, फिर वापस जीरो पे आ जाएगा। जीरो से भी नीचे जाते जाते -70 मिलीवोल्ट पे जाएगा। और -70 मिलीवोल्ट पे जाकर के भी पोटेशियम चैनल्स क्लोज नहीं होते हैं तो और नीचे जाएगा और -90 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा, -90 मिलीवोल्ट पे। और जब ये पोटेंशियल जो है वो -90 मिलीवोल्ट पे जाएगा, ओके, तब ये जो पोटेशियम चैनल्स है ये क्लोज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक नहीं होंगे, क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाना बंद हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे बीच बीच में कुछ मिसलेनियस चैनल्स होते हैं, मिसलेनियस चैनल्स। उस मिसलेनियस चैनल से जो बाहर गया हुआ पोटेशियम है वो अंदर की ओर आएगा। और जब वो अंदर की ओर आएगा तब ये जो -90 मिलीवोल्ट आपका गया था ये -90 मिलीवोल्ट फिर से बढ़ करके -70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा और वहां पे वो रेस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसकी शुरुआत जो होती है तो -70 मिलीवोल्ट, ओके, याद रखिए, -70 से फिर आपका -55 मिलीवोल्ट, ओके, -55 मिलीवोल्ट से 0 मिलीवोल्ट से +40 मिलीवोल्ट, ओके, +40 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट और -90 मिलीवोल्ट से फिर से -70 मिलीवोल्ट। मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ये आता है। ओके, तो ये जो -70 मिलीवोल्ट मतलब क्या? दिस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जब वो आराम कर रहा होता है, कोई एक्टिवेशन नहीं है, लेकिन जैसे कोई स्टिमुलस आता है, एक्टिवेट होता है, तो एक्सॉन हिलॉक एक्टिवेट होते हैं, वहां से सोडियम अंदर आता है और पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट तक जाता है। पोटेशियम यदि पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट तक जाता है तो ही वो आगे प्रोसीड होता है इम्पल्स, नहीं तो वहीं पे डेड हो जाता है। -55 मिलीवोल्ट से अंदर यदि है, नीचे है, तो आगे इम्पल्स कंटिन्यू नहीं होता है, एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यू नहीं होता है, वो वहीं पे डेड हो जाता है। तो यहाँ पे -55 मिलीवोल्ट पे आएगा तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है तो ये आगे के सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आता है और ये पोटेंशियल जो बढ़ते बढ़ते 0 मिलीवोल्ट पे जाएगा। 0 मिलीवोल्ट पे जाएगा तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन होने के बाद भी सोडियम चैनल्स ओपन ही रहते हैं और आगे भी सोडियम अंदर आते रहेगा और ये +40 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। फिर +40 मिलीवोल्ट पे जाने के बाद में सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। और पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम बाहर जाते रहेगा। और कब तक बाहर जाएगा पोटेशियम? जब तक का पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता है। जब तक पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता है तब तक पोटेशियम बाहर जाते रहेगा। जब पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट हो जाता है तो फिर पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ओके, एंड क्लोज होने के बाद में फिर जो मिसलेनियस चैनल्स से पोटेशियम अंदर आएगा तो ये -90 जो है ये -70 पे पहुंच जाएगा। -70 पे पहुंच गया मतलब ये रेस्टिंग पे आ गया। क्या आ गया? रेस्टिंग पे। इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में सोडियम और आयंस किस तरह से रोल प्ले करते हैं एंड उसके वजह से जो पोटेंशियल है वो कैसे कम ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पे जो स्टिमुलस है, देन थ्रेशोल्ड है, देन डिपोलराइजेशन का फेज है, देन रिपोलराइजेशन फेज है, देन -90 to 70 जो आता है -70 वो हाइपरपोलराइजेशन का फेज है। तो फेजेस जो है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया है क्या? ये अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्लियर?
सर एक बार फिर से सर। ओके ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। सिंपली आपका ये न्यूरॉन है, ओके, इज द न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन में यहाँ ये सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ओके, देन एक्सॉन हिलॉक, हिलॉक एक्सॉन, हिलॉक, ओके, देन ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स, बाहर में सोडियम आयंस, ओके, अंदर में पोटेशियम आयंस, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। वाई? तो ऐसा समझ लीजिए कि अंदर 30 पोटेशियम आयंस है और बाहर 100 है, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड कीजिए, 30 -70 करोगे तो -70 मिली वोल्ट आपको मिलेगा। ये आपके समझने के लिए है। उसके बाद में जैसे कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस, ओके, कोई स्टिमुलस आ गया तो ये स्टिमुलस क्या करेगा, तो ये स्टिमुलस या कोई इंपल्स आता है तो ये डेंड्राइट्स इसको कैच कर लेंगे। डेंड्राइट्स कैच करते हैं तो यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक पे जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन होते हैं। एक्सॉन हिलॉक के सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम अंदर की ओर आएगा। सोडियम अंदर आता है तो अंदर में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 15 सोडियम अंदर आ गए, मतलब टोटल 45 हो गया। अब ये 45 हुआ तो यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि ये -55 मिली वोल्ट यहाँ पे आ गया है, -55 मिली वोल्ट, मतलब ये बढ़ गया है, ये बढ़ के -55 हुआ है। अगर ये एक्सॉन हिलॉक का ये जो पोटेंशियल है ये -55 मिली वोल्ट होता है, मतलब थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है। क्या होता है? थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है और थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो आगे आगे जितने भी सोडियम चैनल्स है ये सभी सोडियम चैनल्स आगे के ओपन हो जाएंगे, ओके, ऑल सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन होंगे। और अगर ये 55 मिली वोल्ट पे नहीं पहुंचता है तो ये आगे के सोडियम चैनल्स ओपन नहीं होते हैं। अब जब आगे के सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये सोडियम अंदर की ओर आएगा, सोडियम अंदर की ओर आएगा और कब तक आते रहेगा? तो जब तक ये जो पोटेंशियल है -55 मिली वोल्ट ये -40 हो जाएगा, -30 होगा, -20 हो जाएगा, -10 होगा, फिर 0 पे आ जाएगा। 0 पे आएगा मतलब इक्वल हो जाएगा, आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड इक्वल हो जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब सोडियम चैनल्स ओपन रहेंगे और फिर ये पोटेंशियल 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा और 40 पे जाएगा, मतलब प्लस में, प्लस साइड में, पॉजिटिव प्लस, तो +40 मिली वोल्ट पे चला जाएगा। जब +40 मिली वोल्ट पे पोटेंशियल जाएगा तो उस समय ये जितने भी सोडियम चैनल्स थे ये क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल क्लोज होंगे। और उसी समय यहाँ पे जो भी पोटेशियम चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स, ये पोटेशियम चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन, ओके। और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटेशियम बाहर निकलता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम अंदर की ओर आता है और पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो पोटेशियम बाहर की ओर जाता है। जब पोटेशियम बाहर जाने लगेगा फिर अंदर में पॉजिटिव चार्जेस कम होने लगेंगे तो फिर ये +40 से +30 +20 इस तरह से कम होते जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर -10 -20 -30, तो जहां पे से शुरू हुआ था -70 तक वो आएगा। -70 मिली वोल्ट पे भी आकर के रुकेगा नहीं तो आगे कंटिन्यू रहेगा और -90 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। -90 मिली वोल्ट पे जाने के बाद में फिर वो रुक जाएगा। कौन रुकेगा? तो जो पोटेशियम चैनल्स है वो क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। कब होंगे? जब वो -90 पे चला जाएगा। फिर बाद में कुछ मिसलेनियस चैनल्स होते हैं, मिसलेनियस चैनल्स, जहां से जो बाहर गया हुआ पोटेशियम है वो अंदर की ओर आता है तो फिर से जो पोटेशियम अंदर आएगा तो -90 मिली वोल्ट जो है ये फिर से -70 पे आ जाएगा, -70 पे आ जाएगा, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये जो फेजेस है यहाँ पे, फेजेस मतलब कैसा हुआ? तो यहाँ पे स्टिमुलेशन आया, स्टिमुलेशन, ओके, डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट, ओके। थ्रेशोल्ड के बाद में फिर आपका डीपोलराइजेशन का फेज, डीपोलराइजेशन मतलब 0 की तरफ आगे बढ़ रहा है, 0 से आगे बढ़ेगा और फिर जाएगा +40 मिली वोल्ट तक, ओके। +40 मिली वोल्ट से सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन की फेज की तरफ आएगा।
रिपोलराइजेशन। ओके, रिपोलराइजेशन से -70 तक आएगा, फिर भी आगे -90 की तरफ हो जाएगा और वहां पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद में फिर से -70 पे आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये कंप्लीट इवेंट्स होती है आपकी एक्शन पोटेंशियल में या इंपल्स जनरेशन में। दीज आर द इवेंट्स। सो ये जो इवेंट्स है किस तरीके से होती है, इसमें सोडियम कब अंदर आता है, पोटेशियम कब बाहर जाता है, ये आपको क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर नाउ? यस, बताइए। और कोई डाउट है इसके बारे में? यस बोलिए, डाउट है तो बताइए। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। ओके, तो अब मैं ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे टाइम है और टाइम जो है मिली सेकंड में है, टाइम इज इन मिली सेकंड। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल का है ये 5 मिली सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, 5 मिली सेकंड। सो एज यू नो 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड, इतने कम समय में ये एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि टाइम जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, एंड पोटेंशियल जो है तो -90 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये -90 मिली वोल्ट। तो -90, -70, -55, 0 मिली वोल्ट प्लस 40 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे जैसे कि शुरुआत में आप देख रहे हो तो -70 मिली वोल्ट ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दिस इज द रेस्टिंग स्टेट, ये रेस्टिंग स्टेट है। सो दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस मतलब टच है, या हम कोई चीज देखते हैं या स्मेल है, ओके, टेम्परेचर है, कोल्ड है, तो ये स्टिमुलस है। तो जैसे स्टिमुलस आता है डेंड्राइट्स एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पे एक्सॉन हेलिक्स से सोडियम अंदर आएगा, तो ये थ्रेशोल्ड है, दिस इज द थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट। अगर ये थ्रेशोल्ड अचीव होता है तो ये आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड, फेल्ड इनिशिएशन, ये यहाँ पे डेड हो जाएगा। और अगर 55 मिलीवोल्ट आ जाता है तो आगे कंटिन्यू होगा, मतलब सोडियम आयंस, सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, मतलब यह डिपोलराइजेशन का फेज है, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन क्यों? क्योंकि ये -70 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसको इसलिए इसको बोला डिपोलराइजेशन फेज। अब ये डिपोलराइजेशन फेज कब तक कंटिन्यू रहेगी? तो ये +40 मिलीवोल्ट तक, +40 मिलीवोल्ट तक कंटिन्यू रहेगी। +40 मिलीवोल्ट पे क्या होगा? तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। तो यहाँ पे सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा बट पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये रिपोलराइजेशन की फेज है। रिपोलराइजेशन मतलब ये +40 से वापस -70 की तरफ जा रहा है, और -70 पे ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे भी पोटेशियम चैनल्स ओपन ही रहेंगे। तो ये -90 तक चला जाएगा। कहां तक जाएगा? -90, ये -90 तक चला जाएगा। -90 तक जाने के बाद में फिर पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, और मिसलिनियस जो चैनल्स है वहां से पोटेशियम अंदर आएगा, तो ये वापस फिर से -70 पे आ जाएगा और रेस्टिंग स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिपोलराइजेशन की फेज, रिपोलराइजेशन, और ये जो फेज है -70 से -90 और -90 से वापस -70, दिस हाइपर पोलराइजेशन, इस फेज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये हाइपर पोलराइजेशन की फेज है। एंड ये जो पीरियड है, ये पीरियड है, दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब तक कोई भी न्यूरॉन रिफ्रैक्टरी पीरियड ये फेज में रहता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड के फेज में रहता है, तब तक नई इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती, न्यू इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स है, इंपल्स के फेजेस। सो फर्स्ट स्टिमुलस, देन थ्रेशोल्ड, फिर डिपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन, देन यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, तो ये एक्शन पोटेंशियल आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब इसी से रिलेटेड हमारा जो आज का एमसीक्यू था, एमसीक्यू नंबर 2, ओके, ये अब आप इसको रीड कीजिए। ये जो एमसीक्यू था, इस एमसीक्यू को अब आप रीड कीजिए और अब आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, अरेंज दीज एक्शन पोटेंशियल इवेंट्स इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। फर्स्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज रीच, सेकंड, पोटेशियम गेट्स बिगिन टू ओपन, 3, मेम्ब्रेन इज डिपोलराइज्ड, 4, सोडियम गेट्स बिगिन टू ओपन, एंड 5, मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन।
तो जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज रिच्ड, ओके, ये सबसे पहले होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिच होने के बाद में सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, मतलब 4 स्टेप आ जाएगी। सोडियम चैनल्स ओपन होने के बाद में फिर यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होता है, मतलब वो -70 से 0 की तरफ जाता है तो मेम्ब्रेन डिपोलराइज, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन +40 तक चलता है। तो +40 आने पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम, राइट, +40 पे। और पोटेशियम ओपन होने के बाद में फिर वहां पे रिपोलराइजेशन की फेज शुरू होती है, रिपोलराइजेशन, ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 4 3 2 5, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है, सीएनएस ड्रग्स से इसका रिलेशन क्या है, ओके। तो सीएनएस ड्रग्स में आपको पता है कि जितने भी सीएनएस के ड्रग्स है वो ड्रग्स आइदर जो होते हैं, मतलब नॉर्मली या तो सीएनएस डिप्रेसेंट होंगे या सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट, ओके, या फिर क्या होते हैं जनरली सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेंट, ओके, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं या सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, ओके। एंड जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी डिप्रेसेंट या स्टिमुलेंट हो सकते हैं। जैसे गाबा है, गाबा क्या है आपका, तो डिप्रेसेंट है, ओके, डिप्रेसेंट न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, ओके। सो यहाँ पे या फिर जो भी प्रोसेस होते हैं, स्लीप के प्रोसेस है, स्लीप, तो स्लीप के केस में डिप्रेशन होता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन, ओके। सो यहाँ पे जितने भी ड्रग्स है जो डिप्रेसेंट ड्रग्स है, डिप्रेसेंट, वो क्या करते हैं, तो डिप्रेसेंट ड्रग्स जो इंपल्स जनरेशन है या एक्शन पोटेंशियल की स्पीड जो है, इंपल्स जनरेशन की स्पीड, ओके, इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, स्पीड को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंड जो सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेंट, वो क्या करते हैं, तो इंपल्स स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो आपने टाइम देखा होगा, टाइम ड्यूरेशन देखिए, 5 मिलीसेकंड का टाइम है नॉर्मली, नॉर्मली कितना टाइम है, 5 मिलीसेकंड का। यदि किसी वजह से ये 5 मिलीसेकंड का जो टाइम है, इसको अगर आप 5.5 मिलीसेकंड कर दो, 5.5 मिलीसेकंड या 6 मिलीसेकंड करते हो या 7 मिलीसेकंड कर देते हो, तो जो इंपल्स जनरेशन है वो स्लो हो जाएगा, इंपल्स जनरेशन स्लो हो जाएगा, जिससे कि सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, सीएनएस डिप्रेशन। एंड यदि आप किसी भी तरीके से ये जो इंपल्स का 5 मिलीसेकंड का टाइम है, इसको 4.5 मिलीसेकंड या आप 4 मिलीसेकंड कर देते हो, तो फिर यहाँ पे आपका जो इंपल्स जनरेशन है वो फास्ट हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब सीएनएस स्टिमुलेशन हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो यदि आप ये जो टाइमिंग है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सोडियम चैनल का टाइमिंग है 1 मिलीसेकंड का, यहाँ पे टाइमिंग है 1 to 1 मिलीसेकंड में यहाँ पे आपका डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब यदि आप ये जो है +40 मिली वोल्ट, इसको आप ये सोडियम चैनल यहाँ पे क्लोज ना होते, इसको और आप इसका ओपनिंग बढ़ा दीजिए, इसका ओपनिंग टाइम बढ़ा दीजिए, तो +40 से +50 की तरफ जाएगा, +60 जा सकता है, और ये अगर जितना ऊपर जाएगा उतना ही टाइम आगे बढ़ेगा, ओके। या फिर जो रिपोलराइजेशन जो -90 तक जा रहा है उसको और नीचे लेके जाइए, और नीचे लेके जाओगे तो भी ये टाइम बढ़ जाएगा, मतलब सीएनएस डिप्रेशन होगा। और अगर आप ये टाइम को कम कर रहे हो, सोडियम चैनल्स के ओपनिंग का टाइम जो कम कर रहे हो, या फिर ये जो रिपोलराइजेशन का फेज है पोटेशियम आयंस का, उसको कम कर रहे हो, तो आपका इंपल्स टाइम कम हो जाएगा और इंपल्स का रेट बढ़ जाएगा, मतलब सीएनएस स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सीएनएस स्टिमुलेंट या सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स या क्लोराइड चैनल्स पे एक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया वो सोडियम पोटेशियम बताया है, यहाँ पे जो चैनल्स है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स बताया है। बट कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स में स्पेसिफिक वर्क जो करते हैं उसमें क्लोराइड चैनल्स भी हो सकते हैं, या अदर देन दिस, मतलब सोडियम पोटेशियम के अलावा भी और दूसरे चैनल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम गाबा की बात करें, गाबा, तो गाबा कौन से चैनल को एक्टिवेट करता है, मतलब किसके कौन से चैनल्स को ओपन करता है, तो क्लोराइड को, क्लोराइड चैनल्स के थ्रू गाबा एक्ट करता है। तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स तो है, सोडियम चैनल्स है, बट कुछ अलग सेल्स में, अलग न्यूरॉन्स में अलग चैनल्स भी हो सकते हैं। एंड नॉर्मली जो पोटेंशियल मैंने आपको यहाँ बताया +40 मिली वोल्ट, तो कुछ बुक्स में आपको ये +35 मिली वोल्ट मिल सकता है, कुछ बुक्स में +30 मिली वोल्ट मिल सकता है, कुछ न्यूरॉन्स में ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूरॉन्स या अकॉर्डिंग टू कार्डियक मसल्स, ओके। वो आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल है
ये किस तरह से एक्ट करता है और सीएनएस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे कि आप एपिलेप्सी के बारे में जानते हो, एपिलेप्सी, ओके, व्हाट इज एपिलेप्सी? तो एपिलेप्सी क्या होता है? तो एपिलेप्सी के केस में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो जाते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, राइट। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, मतलब इंपल्सेस बहुत फास्ट हो जाती है, इंपल्स जनरेशन फास्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम का है आना जाना, सोडियम पोटेशियम के आने जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। उनके जिस समय पे आना जाना होना चाहिए नॉर्मली सोडियम पोटेशियम का, उस समय नहीं होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे एपिलेप्सी होती है। उसी तरह से कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया में भी ऑटोमेटिसिटी होती है, वहां पे भी इंपल्स जनरेशन होता है। तो सोडियम पोटेशियम का आना जाना यदि डिस्टर्ब हो जाता है, जो उसका टाइमिंग है वो टाइम चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी अरिथमिया हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसका आपके सीएनएस पे इफेक्ट होता है। ओके, सो नाउ यहां तक आपको समझ में आ गया है? कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर नाउ? यस, बताइए, इज इट क्लियर? ओके गुड। चलिए, तो देखिए अब मैं